शंकर, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, बीए ऑनर्स पार्ट 1 के छात्रों के लिए आज एक व्याख्यान प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस व्याख्यान का शीर्षक है न्याय का सिद्धांत, रॉल्स, नॉजिक और मार्क्सिस्ट व्यू के संबंध। सबसे पहले हम न्याय को समझें। न्याय अपने आप में एक बहुत ही जटिल अवधारणा है। इसका ये एक गत्यात्मक अवधारणा है, समय के साथ बदलती रहती है। और न्याय क्या है, अन्याय क्या है, इस संबंध में अभी तक जो सिद्धांत है वो अलग अलग है और अलग अलग दृष्टिकोणों में है। इस दृष्टि से हम आज सबसे पहले रॉल्स की न्याय सिद्धांत का वर्णन करेंगे, विचार करेंगे। रॉल्स का जो थ्योरी ऑफ जस्टिस है उसे वाइल ऑफ इग्नोरेंस कहा गया है, यानी अज्ञानता का आवरण। यह अज्ञानता क्या है, या इसे समझने से पहले हमें पहले इस पर विचार करना होगा कि रॉल्स मानता है, रॉल्स पहले इस उपकल्पना को पहले ही मान लेता है और इसी उपकल्पना के साथ आगे बढ़ता है कि व्यक्ति स्वार्थी प्राणी है और वह सदा अपने एवं अपने परिजनों के हित में सोचता और कार्य करता है। ऐसे स्वार्थी व्यक्ति को जब समाज के निर्माण और नियमों के निर्माण का दायित्व सौंपा जाता है तो वह अपने को लाभप्रद स्थिति में रखकर समाज की रूपरेखा तैयार करता है और नियमों की अनुशंसा करता है। रॉल्स का यह सिद्धांत हम व्यापक रूप में देखें तो काफ़ी सत्य के काफ़ी करीब है। हम सबसे पहले इस प्रकृति में जितनी भी जीव जंतु हैं उसमें देखते हैं कि मानव सबसे विवेकशील प्राणी है और वह अपने हितों को ध्यान में रखकर शेष जीवों, हाथी, घोड़ा, बैल, गाय, पक्षी, इन सब का उपयोग वह अपने हित में करता है और ये नियम बनाने में वह अपने मानवीय हित को आगे रख कर के तब चलता है। फिर और इसे देखें, जब हम मनुष्य में आते हैं, ये तो पूरी प्रकृति की बात हुई कि प्राकृतिक जैविक विविधता में मनुष्य सबसे विवेकशील है और इसने अपनी बेहतर स्थिति को ध्यान में रख करके नियम बनाया और अन्य जीवों से अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए अन्य जीवों का उपयोग करना शुरू किया। दूसरा, फिर देखें कि मनुष्य में भी पुरुष और स्त्री, तो स्त्रियां अपेक्षाकृत पुरुषों के कम ताकतवर होती हैं और उनका वर्चस्व समाज में कम होता है। पुरुष नियम बनाने का काम पुरुषों के हाथ में रहा और हम देखते हैं कि संपूर्ण सृष्टि में, संपूर्ण दुनिया में पुरुषों ने जो नियम बनाए उसमें अपने को बेहतर स्थिति में रख कर के अपने लिए नियम बनाया, अपने लिए लाभप्रद स्थिति में रख कर के नियम बनाया। और तभी हम देखें कि हम इनको देख सकते हैं, जैसे धार्मिक परिकल्पना है। हिंदू धर्म में परिकल्पना है कि स्वर्ग होता है, स्वर्ग में अप्सराएं होती हैं और वो मनोरंजन करती हैं। तो अप्सराएं किन का मनोरंजन करती हैं? पुरुषों का।
जो पुरुष स्वर्ग में जाते हैं उनका मनोरंजन अप्सराएं करती हैं। यहाँ ये सवाल उठता है कि फिर जो स्त्रियां स्वर्ग में जाती हैं उनका मनोरंजन कौन करता है? ऐसी कोई कल्पना स्वर्ग के संबंध में नहीं दिखाई देती है। उसी तरह से इस्लामिक मान्यता के अनुसार वहाँ भी देखें तो जन्नत है, जन्नत में हूरें होती हैं, कुंवारी कन्याएं होती हैं और वो पुरुषों का मनोरंजन करती हैं। तो ये पुरुषों के लिए, क्योंकि इन सब धार्मिक नियमों का भी जो निर्माण किया गया है वो पुरुषों के द्वारा किया गया है और इसका असर स्वाभाविक रूप से दिखा है कि पुरुषों ने अपने को लाभप्रद स्थिति में रख करके नियमों का निर्माण किया। फिर हम इसको देख सकते हैं भारतीय समाज पर। भारतीय समाज में भी जो हम वर्ण व्यवस्था देखते हैं उसमें जो सबसे विवेकशील वर्ग है या जाति है, उसने जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उसमें ब्राह्मण सबसे विवेकशील व्यक्ति हैं और उन्होंने अपने को लाभप्रद स्थिति में रख करके संपूर्ण समाज के लिए जो नियमों का निर्माण किया, समाज का जो रूपरेखा तैयार किया, उसमें अपने को बेहतर स्थिति में रख करके ये नियम बनाया। तो रॉल्स का नियम यहाँ हम देखते हैं कि बिल्कुल सही प्रतीत होता है। रॉल्स आगे बढ़ते हुए कहता है कि यदि ये अज्ञानता के आवरण में ले जाया जाए मनुष्य को, या मनुष्य अपने को अज्ञानता की स्थिति में ले जाए, ऐसी स्थिति में जहाँ वह अपने उसके भावी भविष्य के बारे में उसको पता नहीं होगा कि आने वाले भविष्य में उसकी स्थिति क्या होगी, तो वह अपने आप को सबसे निम्न स्थिति में रख करके नियमों का निर्माण करेगा, समाज के स्वरूप की कल्पना करेगा और ऐसी स्थिति में जो वह नियमों का निर्माण करेगा, वो जिन समाज के स्वरूप की कल्पना करेगा, वह सबके लिए या अधिकतम लोगों के लिए बेहतर सुविधाएं प्राप्त करने की स्थिति में होगा। रॉल्स के न्याय की संकल्पना लोकतांत्रिक संरचना एवं पृष्ठभूमि में है। उसके अनुसार न्याय में समान स्वतंत्रता का अधिकार मुख्य एवं प्राथमिक है और यह अधिकार सभी व्यक्तियों को समान रूप से प्राप्त होगा। स्वतंत्रता का आशय वोट देने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति एवं समूह निर्माण की स्वतंत्रता, निजी संपत्ति रखने की स्वतंत्रता से है। रॉल्स के अनुसार स्वतंत्रता को केवल स्वतंत्रता के लिए सीमित किया जा सकता है, स्वतंत्रता के आधार पर, न कि अन्य आधारों पर। रॉल्स का जो न्याय है वो प्रक्रियात्मक है। रॉल्स के अनुसार प्रत्येक प्रकार की सामाजिक आर्थिक विषमता जो है वो ख़त्म नहीं की जा सकती, बल्कि उसने न्याय में विभेद को महत्वपूर्ण माना। मतलब न्याय में विभेद को वो स्वीकार करते हैं, भेदभाव को स्वीकार करते हैं। उनके अनुसार सामाजिक आर्थिक विषमता स्वीकार योग्य है यदि यह समाज के न्यूनतम व्यक्तियों के लिए अधिकतम लाभकारी हो और ऐसी किसी भी विषमता को स्वीकार नहीं किया जा सकता। रॉल्स कहते हैं कि विषमता स्वीकार्य है, लेकिन ऐसी विषमता स्वीकार्य नहीं है जिसमें एक मुट्ठी भर लोगों को ज़्यादा लाभ पहुंचाया जाए, बल्कि रॉल्स इस विषमता को स्वीकार करते हैं कि न्यूनतम स्थिति में रहने वाले जो व्यक्ति हैं, जो कम से कम सुविधा में रहने वाले व्यक्ति हैं, उनके लिए अधिक से अधिक लाभ पहुँचे, ऐसी विभेदकारी या भेदकारी व्यवस्था को या न्याय को वो स्वीकार करते हैं। मुट्ठी कम लोगों के लिए अधिकतम लाभकारी स्थिति को वो स्वीकार नहीं करते हैं। रॉल्स के न्याय का तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु
न्यूनतम स्थिति में रहने वाले लोगों के लिए अधिकतम लाभ है। रॉल्स के अनुसार न्याय सामाजिक कल्याण एवं कुशलता दोनों में सबसे पहले है, प्राथमिक है, और उसके अनुसार समान स्वतंत्रता का अधिकार पहली प्राथमिकता है, अवसर की समानता का अधिकार दूसरी प्राथमिकता है और न्यूनतम स्थिति में रहने वाले व्यक्तियों का कल्याण तीसरी प्राथमिकता है। रॉल्स के अनुसार इस क्रम में कोई भी परिवर्तन संभव नहीं है। यही रॉल्स की सबसे बड़ी विशेषता प्रतीत होती है। रॉल्स ने प्रक्रियात्मक न्याय एवं तत्वात्मक न्याय के मध्य बेहतरीन सम्मिश्रण स्थापित किया है। रॉल्स ने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत न्याय प्राप्ति का विश्लेषण किया और उसके अनुसार कल्याणकारी राज्य द्वारा लोगों की इच्छाओं का समान वितरण द्वारा न्याय संभव है। रॉल्स का न्याय और बेंथम का न्याय, जैसा कि बेंथम कहते हैं कि अधिकतम लोगों के लिए अधिकतम सुख, उससे इसको नहीं लिया जा सकता, क्योंकि बेंथम के विचार में न्याय का अभिप्राय अधिकतम व्यक्तियों का अधिकार, जबकि रॉल्स ने प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं में साध्य मानते हुए न्याय की प्राप्ति का प्रयत्न किया है। रॉल्स का विचार काम्टे की नैतिकता से प्रभावित है, बेंथम के उपयोगितावाद से प्रभावित नहीं है। मूल प्रश्न ये है कि क्या पूंजीवादी उत्पादन और नैतिकता पर आधारित वितरण संभव है। रॉल्स ने इस विचार का बचाव करते हुए यह तर्क प्रस्तुत किया कि समाज में विषमता उत्पादन के बढ़ाने में सहायक होती है और उसके अनुसार चूंकि समझौते में किसी भी व्यक्ति को अपनी भविष्य की स्थिति का पता नहीं है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति अपने लिए न्यूनतम स्थिति को मान के चलता है और किसी को यह पता नहीं है कि किसकी स्थिति कब वंचित व्यक्ति की होगी। नेक्स्ट हम देखें नॉजिक का न्याय। नॉजिक ने रॉल्स के थ्योरी ऑफ जस्टिस की आलोचना की और उसने इसे प्रक्रियात्मक न्याय को महत्वपूर्ण स्थान दिया। नॉजिक ने रॉल्स के बारे में कहा कि रॉल्स ने ये प्रक्रियात्मक न्याय को स्थान दिया है। नॉजिक ने आत्मस्वामित्व के सिद्धांत के आधार पर यह माना कि पहले समूची दुनिया पर किसी का नियंत्रण नहीं था, बाद में व्यक्ति ने अपनी क्षमता एवं प्रतिभा के द्वारा इस पर नियंत्रण या स्वामित्व स्थापित कर लिया और व्यक्ति अपनी क्षमता और प्रतिभा पर उसका स्वयं का स्वामित्व है। इसलिए व्यक्ति द्वारा अर्जित समूची संपत्ति व्यक्ति की क्षमता और प्रतिभा का परिणाम है। इसलिए नॉजिक ने संपत्ति को नियंत्रित करने की व्यक्ति के व्यक्तित्व पर आक्रमण माना है। इसलिए नॉजिक कहते हैं कि ये जो व्यक्ति संपत्ति अर्जित करते हैं वो अपने प्रतिभा के बल पर करते हैं, इसलिए उसमें उसके संपत्ति पर जो टैक्स लगा करके और उसकी संपत्ति को नियंत्रित करने का प्रयास किया जाता है उसकी वह आलोचना करते हैं। वो कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति जन कल्याण की भावना को सामाजिक उपहार के रूप में प्राप्त करने का अधिकारी नहीं माना जा सकता, क्योंकि ऐसी स्थिति में राज्य जो है व्यक्ति पर अनावश्यक रूप से टैक्स लगाएगा और उस टैक्स के द्वारा उस टैक्स का इनाम ऐसे लोगों को दिया जाएगा जो इसका हकदार नहीं है, वास्तव में हकदार नहीं है। नॉजिक की न्याय की मान्यता इस आधार पर आधारित है कि सामाजिक न्याय की अवधारणा को यदि लागू किया जाता है तो खास करके यदि आर्थिक क्षेत्र में इसे लागू किया जाता है तो राज्य लोगों पर ज़्यादा से ज़्यादा कर लगाएगा, राज्य पर आर्थिक बोझ आ जाएगा और इस आर्थिक बोझ को वह कर लगा करके पूरा करेगा और इसे वह संपन्न लोगों की स्वतंत्रता पर आघात मानता है। इस दृष्टि से ये नॉजिक ने जो है ये व्यक्तिगत संपत्ति पर जो राज्य के द्वारा जो कर लगाया जाता है इस सामाजिक न्याय की मान्यता के आधार पर
जो लोगों को उस कर के पैसे से जो कल्याणकारी योजनाएं चलाई जाती हैं उनका उसने क्या कहते हैं आलोचना की है। फिर भी हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि भारत जैसे विकासशील राज्यों में जहां सदियों से वर्ण एवं जाति पर आधारित सामाजिक विषमता कायम रही है, जहां की आबादी का लगभग 24% से अधिक जनता आज भी गरीबी रेखा के नीचे है, जहां अशिक्षा का साम्राज्य कायम है, उसे मिटाने के लिए सामाजिक न्याय की मान्यता महत्वपूर्ण है। सामाजिक भेदभाव को नियमित करने, इसे निम्नतम स्तर पर लाने के लिए हर संभव प्रयास राज्य के द्वारा किया जाना चाहिए। स्वतंत्रता को सिर्फ संभ्रांत लोगों तक ही सीमित नहीं कर सकते। स्वतंत्रता एवं समानता सच्चे अर्थ में प्रत्येक नागरिक को प्राप्त होना चाहिए। न्याय के संबंध में मार्क्सवादी अवधारणा से अभिप्राय हमारा ये है कि मार्क्स ने न्याय की परिकल्पना की और उसने बताया कि समाज में न्याय तभी संभव है जब समाज में वर्ग भेद समाप्त हो जाए। मार्क्स ने संपत्ति को समाज में महत्वपूर्ण स्थान दिया और उन्होंने कहा कि संपत्ति के आधार पर समाज में दो वर्ग बने हुए हैं, एक सुविधा भोगी वर्ग या सुविधा प्राप्त वर्ग, दूसरा सुविधाहीन वर्ग। और मार्क्स के अनुसार ये जो अमीर वर्ग है जिनके पास उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व स्थापित है, ये लोग जो सुविधाहीन व्यक्ति हैं जिनका उत्पादन के साधनों पर अधिकार नहीं है, उन लोगों पर अत्याचार करते हैं, उनका शोषण करते हैं। और इसलिए मार्क्स कहते हैं कि समाज में न्याय तभी संभव है जब ये वर्ग भेद खत्म हो जाए, यानी आर्थिक असमानता समाप्त हो जाए। मार्क्स ने आर्थिक असमानता को दूर करने के लिए ये वर्ग भेद को समाप्त करके और वर्गहीन समाज की परिकल्पना की, यानी ऐसे समाज की परिकल्पना की जिसमें न कोई अमीर हो न कोई गरीब हो, प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार और क्षमता के अनुसार कार्य करे और प्रत्येक व्यक्ति को उसकी आवश्यकता और योग्यता के अनुसार वस्तुएं उपलब्ध कराई जाए। ऐसी व्यवस्था की उसने कल्पना की है। उन्होंने राज्य को भी एक शोषक के यंत्र के रूप में माना। उनका विश्वास है कि राज्य जो है इन अमीर लोगों द्वारा खड़ा किया गया एक साधन है, जो उन्होंने गरीब या बहुसंख्यक जनता के शोषण के लिए ये राज्य संस्था का निर्माण किया और इसी राज्य संस्था के सहारे वो बहुसंख्यक समाज, ये जो गरीब समाज है, वंचित समाज है, उसका वो शोषण करते हैं। इसलिए राज्य को भी वो समाप्त करना चाहते हैं और उन्होंने जो न्याय की परिकल्पना की है उस परिकल्पना में राज्य विहीन और वर्ग विहीन समाज की परिकल्पना की है और ऐसे समाज को उन्होंने साम्यवादी समाज का नाम दिया, जिसमें राज्य भी नहीं होगी और चूँकि राज्य संस्था की आवश्यकता ही इसीलिए पड़ी कि अमीर लोगों को गरीबों का शोषण करना था, उन पर अत्याचार करना था और उसको साधन के रूप में उन्होंने राज्य संस्था को बनाया। तो जब वर्ग भेद समाप्त हो जाएंगे तो ऐसी स्थिति में न कोई किसी को किसी के शोषण करने की आवश्यकता ही नहीं रह जाएगी और राज्य की आवश्यकता भी समाप्त हो जाएगी। और इस तरह से वो ऐसी अवस्था के निर्माण की बात कहते हैं जिसमें न राज्य हो और न कोई वर्ग हो, यानी न कोई व्यक्ति अमीर हो और न कोई व्यक्ति गरीब हो। सभी लोग अपनी योग्यता और क्षमता के अनुसार कार्य करें और सबको उनके लिए वस्तुएं उपलब्ध कराई जाए। ऐसे ही साम्यवादी समाज की परिकल्पना उन्होंने की और न्याय के लिए उनका विचार है कि न्याय केवल ऐसे ही समाज में संभव है, बाकी किसी दूसरी व्यवस्था में न्याय संभव नहीं है। इन्हीं बातों के साथ मैं आज अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।